हेलो एंड गुड इवनिंग, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ जो लखनऊ से आ रही है। उत्तर प्रदेश से ये काफी अहम खबर आ रही है जहां पर बीजेपी कार्य समिति की घोषणा कर दी गई है। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के 323 सदस्य की घोषणा की गई है। पश्चिम, ब्रज, कानपुर, काशी, गोरखपुर और अवध क्षेत्र के सभी जिलों के सदस्य की घोषणा की गई है। विशेष आमंत्रित सदस्य, स्थायी आमंत्रित सदस्य 28 की घोषणा कर दी गई है। पीएम मोदी, राजनाथ सिंह स्थायी आमंत्रित सदस्य बने हैं। मुरली मनोहर जोशी, सीएम योगी स्थायी आमंत्रित सदस्य बने गए। कल्याण सिंह, उमा भारती, केशव प्रसाद मौर्य का भी नाम सामने आया है। दिनेश शर्मा, सुरेश राणा, स्मृति ईरानी, संजीव बालियान, सूर्य प्रताप शाही, विनय कटियार, हरदीप पुरी, सुरेश खन्ना, स्वामी प्रसाद मौर्य, साध्वी निरंजन ज्योति, शिव प्रताप शुक्ला, सुधांशु त्रिवेदी, सतीश महाना, ब्रजेश पाठक, जफर इस्लाम, नीरज शेखर, जीवीएल नरसिम्हा, सिद्धार्थ नाथ सिंह, नंद गोपाल गुप्ता नंदी, इन सभी के नाम सामने आए हैं। तो उत्तर प्रदेश बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की घोषणा कर दी गई है। 323 सदस्यों की घोषणा कर दी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे ब्यूरो चीफ आदित्य का। आदित्य, क्या जानकारी मिल पा रही है? 323 सदस्यों की घोषणा कर दी गई है, क्या और इनपुट्स मिल पा रहे हैं इस पर? देखिए, ये जो घोषणा की गई है काफी लेट हो गई है, लेकिन इसमें काफी मंथन हुआ है भाजपा में और एक बैलेंस करने की कोशिश की गई है। इसमें अगर हम ध्यान दें, पूरी सूची को देखें, जो प्रदेश भाजपा 6 भागों में बटी हुई है, पश्चिम, ब्रज, कानपुर, अवध, काशी और गोरखपुर, तो इसमें सबसे ज्यादा फोकस किया गया, सबसे ज्यादा सदस्य बनाए गए हैं ब्रज मंडल से। उसकी वजह भी है कि ब्रज और पश्चिम से, ब्रज से 64 सदस्य बनाए गए जबकि पश्चिम से 58 सदस्य कार्यकारिणी में लिए गए हैं। तो इससे साफ संकेत है कि वहां पर भाजपा को अपनी जड़ें मजबूत करनी, किसान आंदोलन से जो भाजपा वहां हिल गई है तो उसको फिर से एक मजबूती देने के लिए वहां पर सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई है। इसके बाद सबसे ज्यादा फोकस किए गए हैं, 57 सदस्य बनाए गए हैं, वो बनाए गए हैं काशी से, यानी कि जो प्रधानमंत्री का क्षेत्र है वहां पर कहीं भी कोई कमजोरी न होने पाए, इस बात का फोकस रखा गया है। गोरखपुर से 53 कार्यकारिणी सदस्य बनाए गए हैं प्रदेश में। तो इस तरह से एक बैलेंस करने की कोशिश की गई। कानपुर में भाजपा मजबूत है तो वहां पर 45 ही सदस्य बनाए गए हैं। अवध क्षेत्र में भी मजबूती है तो वहां पर मात्र 46 ही बनाए गए हैं और विशेष आमंत्रित सदस्य 96 रखे गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरी कोशिश की गई है शीर्ष नेतृत्व द्वारा कि एक बैलेंस रहे और जहां भाजपा कमजोर है वहां पर जोर दिया गया है मजबूती देने के लिए और जहां पर मजबूत है वहां पर बैलेंस करने की कोशिश की गई है। जी, शुक्रिया आदित्य जानकारी के लिए। तो देखिए, 323 सदस्यों की जो मेंबर्स हैं, जो सदस्य हैं, उनकी घोषणा कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं, अगली अहम खबर भी लखनऊ से आ रही है जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना को लेकर आदेश दे दिए। जिस तरह से कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं उसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह अहम कदम उठाया गया है। आपको बता दें कि लखनऊ सीएम योगी ने अफसरों को निर्देश दिए हैं, कोरोना पर नियंत्रण के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएं। सतर्कता के साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग जारी रखी जाए, कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए। लखनऊ, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर में ज्यादा ध्यान दें अधिकारी। संक्रमण की चेन को तोड़ने में टेस्टिंग कार्य सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जल्द ही 13 से 15 दिन की एक फोकस टेस्टिंग ड्राइव चलाई जाए। कोरोना वैक्सीनेशन को पूरी सक्रियता के साथ प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी का। एसके, क्या इनपुट मिल पा रहा है? जिस तरह कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, 1 साल हो गया है कोरोना को लेकर, वैक्सीनेशन भी सामने आ गई है, लेकिन सख्त निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं। बिल्कुल, हम देखें जिस तरीके से देश के कई प्रदेशों में अलग अलग ये सूचनाएं आई हैं कि वहां पर लगातार कोरोना के केसेस दोबारा से बढ़े हैं। उत्तर प्रदेश के भी कई ऐसे जिले हैं, चाहे वो लखनऊ हो, कानपुर हो, नोएडा हो, इन जिलों में कोरोना के केसेस बढ़ोतरी की संख्या में वृद्धि हुई है। तो ऐसी स्थिति में सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज जब समीक्षा की तो निर्देश दिए कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को तेजी के साथ चलाया जाए, जागरूकता अभियान चलाया जाए, मास्क और जो सैनिटाइजर साथ ही साथ जो गाइडलाइन है उसका लोग फॉलो करें, उसके लिए उनको जागरूक किया जाए। और जो लखनऊ और नोएडा
मंडला जैसे जिले हैं, यहाँ पर विशेष निगरानी बरती जाए ताकि जो केसेस बढ़ रहे हैं उनको रोका जाए। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर विशेष ध्यान दें। साथ ही साथ में 13 से 15 दिन की एक अभियान पूरे प्रदेश भर में चले, जिसमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के साथ ही जिनको थोड़े बहुत सिम्टम्स आ रहे हैं उनको पूरी तरीके से चेक किया जाए। और जो इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम सेंटर्स बनाए गए हैं पूरे प्रदेश भर के सभी जिला स्तर पर, उन सेंटर्स को पूरी तरीके से सक्रिय रखा जाए। अगर कोई भी इस तरीके की सूचना आती है तो जैसे लेकिन इसके अब तक क्या मॉनिटरिंग चल रही है? बताया ये भी जा रहा है कि 13 से 15 दिन के अंदर कुछ टेस्टिंग ड्राइव को और भी बढ़ाया जाए। क्या इसकी मॉनिटरिंग उस हिसाब से चल रही है जिस हिसाब से चलनी चाहिए? क्योंकि एक बार फिर से आंकड़े देखिए जोर पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल निश्चित है कि सीएम योगी ने आज इसी वजह से जो इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम सेंटर्स बनाए गए हैं जिला स्तर पर, उनको निर्देशित किया है कि वहां से जैसे कोरोना काल के दौरान लगातार नजर रखी जा रही थी, जो भी मरीज या संदिग्ध आ रहे थे जिनको कहीं ना कहीं संभावित था कि उनके कोरोना हो सकता है, ऐसे मरीजों पे लगातार फोन से कांटेक्ट किया जा रहा था, उनको दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही थी, वो होम आइसोलेशन में है या नहीं इसकी जानकारी दी जा रही थी। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें लगातार जारी रखी जाए, इसके निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से आज जारी किए गए हैं। और उन्होंने ये भी साफ किया कि उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से कोरोना को लेकर संवेदनशील है और हर मॉनिटरिंग पूरी तरह से की जा रही है। इसके वाजपेयी, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगली अहम खबर संभल से आ रही है, जहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे हैं, सांसद के घर पर गए हैं। साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दें कि उन्होंने कहा है कि छोटे पार्टियों के साथ गठबंधन करके 2022 का चुनाव लड़ेंगे। छोटे दलों के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। और टीएमसी को लेकर यह पहली बार नहीं है जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बयान दिया है। ममता बनर्जी के चोट लगने पर उनका बयान सामने आया है कि बीजेपी कितनी भी साजिश कर ले पश्चिम बंगाल में, लेकिन सरकार तो ममता दीदी की ही बनेगी। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए संभल में किस तरह से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का भव्य स्वागत किया गया था। सांसद के घर पर रुके हुए थे। जो रणनीति है, एक साल में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, सभी पार्टियां पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर चुकी है। और अखिलेश यादव का ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने टीएमसी को लेकर अपना समर्थन दिखाया है। कई मौकों पर ममता बनर्जी को लेकर सीधा रुख अपना साफ रखा है। तो अखिलेश यादव का संभल दौरा अपने आप में कई मायने दिखाता है। 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले, आने वाले समय में पंचायत चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर पार्टी की स्ट्रैटेजी बेहद मजबूत और फ्रंट फुट पर नजर आ रही है। तस्वीरें देखिए, संभल में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का भव्य स्वागत। मुझे उम्मीद है बंगाल की जनता एक बार फिर ममता बनर्जी जी को चुन करके भेजेंगी। भारतीय जनता पार्टी कितनी भी साजिश कर ले, कितनी भी षड्यंत्र कर ले, कितने भी इस तरह की घटनाएं हो जाएं, लेकिन बंगाल की जनता जानती है कि उनकी सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अगर कोई है तो ममता बनर्जी है। अगला चुनाव हमला हुआ है कि नहीं हुआ? सर हमला हुआ है कि नहीं हुआ? ये जांच होनी चाहिए। और जिन लोगों ने भी हमला किया है या जिनके भी इशारे पे या घटना हुई है उसकी पूरा की पूरा खुलासा होना। तो ये तो तस्वीरें संभल से आपने जश्न की देखी, जहां पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का भव्य स्वागत किया गया। लेकिन आज शिवरात्रि के ही मौके पर संभल में शिव मंदिर में भीषण आग लगी है। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर किसी भी तरह काबू पाया है। बड़ी खबर आपको बता दें, शिव मंदिर में भीषण आग लगी है। पूजा पाठ के दौरान भीषण आग लगी है। दमकल की टीम सूचना पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। बहजोई थाना क्षेत्र के सादात बाड़ी शिव मंदिर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, दमकल की टीम सूचना मिलते ही वहां पहुंचती है और कड़ी मशक्कत, ये देखिए तस्वीरें, आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, न्यूज़ 1 इंडिया की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। ये उस मंदिर की तस्वीरें है जहां पर कई लोग आज सुबह से कतारें लगाए हुए थे। शिवरात्रि का दिन है और पूजा अर्चना करने के लिए सुबह से यहाँ भक्तों का तांता लगा हुआ था। लेकिन पूजा करते करते अचानक से आग ने विकराल रूप अपनाया और जो रूप है वो इन तस्वीरों से साफ जाहिर हो सकता है। तो संभल की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पूजा पाठ की जा रही थी और इसी दौरान
शिव मंदिर में महाशिवरात्रि के मौके पर भीषण आग लगी है। दमकल कर्मियों को सूचना दी गई, तुरंत दमकल कर्मी वहां पर मौजूद होते हैं और कड़ी मशक्कत के बाद अब आग पर काबू पाया जा चुका है। महाशिवरात्रि पर संबल में शिव मंदिर में ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें देखिए, संबल की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। आज महाशिवरात्रि का दिन है, भक्तों का तांता लगा हुआ है, लेकिन अचानक से इस आग ने विकराल रूप ले लिया। बताया जा रहा है कि पूजा पाठ के दौरान ही ये भीषण आग लगी है। आगे बढ़ते अगली अहम खबर अलीगढ़ से आ रही है, जहां पर बीएसपी के कार्यालय में तोड़फोड़ देखने को मिली है। बताया जा रहा है कि पंचायत चुनाव में टिकट को लेकर ये पूरा हंगामा आगे बढ़ता गया है। अहम खबर अलीगढ़ से आ रही है, जहां बीएसपी के कार्यालय में तोड़फोड़ हुई है। जिला पंचायत चुनाव को लेकर बैठक हो रही थी। कार्यकर्ताओं ने टिकट बेचने का आरोप लगाते हुए ये हंगामा किया है। बीएसपी जिला अध्यक्ष रतनदीप ने आरोप लगाया, पार्टी से निष्कासित लोगों ने तोड़फोड़ की है। पार्टी से निष्कासित होने के बावजूद समर्थकों के लिए टिकट मांग रहे थे। ये लोग अपने समर्थकों के लिए टिकट देने का दबाव भी बना रहे थे। पार्टी से निष्कासित संदीप पाटिल पर तोड़फोड़ करने का आरोप लगा है। आपराधिक गतिविधियों में शामिल है संदीप पाटिल। बड़ी खबर अलीगढ़ से, बीएसपी कार्यालय में तोड़फोड़ हुई है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व राज्यसभा सांसद माननीय मुनकादर अली साहब एक महत्वपूर्ण बैठक लेने के लिए आए हुए थे। उनके जाने के बाद मैं उन्हें छोड़ने के लिए सी ऑफ करने के लिए गया हुआ था। पीछे मुझे जानकारी मिली कि कुछ अपराधी किस्म के लोग जो लंबे समय से संगठन से बाहर चल रहे थे, वो लोग क्योंकि लंबे समय से दबाव बना रहे थे पद को लेकर और जिला पंचायत की टिकटों को लेकर, क्योंकि वो चाह रहे थे कि बाहर के लोग गलत छवि के लोग हैं उनको पंचायत की टिकटें दी जाएं। इसलिए मैं उनके दबाव में नहीं आ रहा था, लंबे समय से प्रयास कर रहे थे। और जब मेरे नाम आने के बाद उन्होंने सारे प्रयास कर लिए तो उन्होंने ये गलत रास्ता अपनाया, जिसमें पूरे घर में तोड़फोड़ करने का काम किया। जान से मारने की नीयत से फायरिंग भी उन्होंने की है। मेरे भाई से बदतमीजी की, यहाँ बैठे कार्यकर्ताओं से बदतमीजी की। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर समाजवादी पार्टी से आ रही है, जहां पर फिरोजाबाद से आ रही है, जहां पर एक नेता ने पुशअप लगाते हुए उसका वीडियो वायरल हुआ है। समाजवादी पार्टी के नेता के बेटे का वीडियो वायरल हुआ है, जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह चलती गाड़ी से रूफ पर बैठकर, गाड़ी के रूफ पर बैठकर ये पुशअप्स लगाते हुए नजर आ रहे हैं। न पुलिस का डर, न किसी का खौफ। एक चलती गाड़ी में इस तरह का वीडियो बनाना, जो ये वीडियो आपको ये भी जानकारी दे दे कि ये वीडियो काफी वायरल भी हुआ है। गाड़ी चल रही थी, लेकिन इन की तस्वीर देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ना ही पुलिस का कोई खौफ है, ना ही किसी चीज का कोई डर है। और समाजवादी पार्टी नेता के बेटे हैं ये, जो पुशअप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कृष्ण मुरारी यादव का बेटा है उज्जवल यादव, जिसकी तस्वीर इस वक्त आपको साथ ही साथ दिखा रहे हैं। वीडियो में चलती गाड़ी से बाहर निकलकर छत पर बैठ जाता है, कार के टॉप पर बैठ जाता है और उसके बाद उज्जवल यादव यहां पुशअप्स लगाने लगता है। तो देखिए कई सारे सवाल ये वीडियो अपने आप में खड़े करता है। कहां है पुलिस, कहां है ब्यूरोक्रेसी, किसी का खौफ आखिर इन नेता और इनके परिवार वालों को क्यों नहीं होता है? जान जोखिम में डालकर क्या संदेश देना चाहते हैं समाजवादी पार्टी? ये एक वीडियो संज्ञान में आया है वायरल होते हुए, जिसमें एक युवक है जो अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी पर अकेले सवार दिखाई दे रहा है और वो उसकी खिड़की खोल करके उसके छत पे जा करके पुशअप करता हुआ दिख रहा है। हमने जानकारी किया तो ये हाईवे का है और इसमें हमारे ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर ने एमबी एक्ट की सुसंगत धाराओं में उसका चालान किया है। करीब 2500 रुपये से के आसपास उसका चालान हुआ है। साथ ही साथ उस लड़के को और उसके पिता को बुलवाया भी गया है, ताकि ऐसे लोगों को तायद किया जा सके, ऐसे लोगों को अच्छी तरह से उनको गाइड किया जा सके साथ में, कि वो ऐसा काम ना करे। ये तमाम लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ साबित हो सकता है। तो इस तरह की भी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा उसको चालान भी किया गया है। न्यूज़ रूम लाइव देख रहे हैं आप। अगली अहम खबर आ रही है कृषि कानून को लेकर। पूर्व आईएएस अफसरों ने ये रिक्वेस्ट की है लोगों से कि कृषि कानून को
जो आंदोलन कृषि कानून पे चल रहा है उसको खत्म किया जाए। लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको याद होगा 3 महीने से ऊपर का वक्त हो गया है कृषि कानून को लेकर, जिस पर आंदोलन मचा हुआ है, घमासान मचा हुआ है। सरकार और किसानों की बातचीत भी है, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकल पाया है। नए कृषि कानून से किसानों को फायदे होंगे, ऐसा कहना है पूर्व IAS अफसरों का। ये भी कहा गया है कि मंडियों को जोड़ा जाएगा और किसानों की आमदनी को सरकार बढ़ाने की पूरी कोशिश की जा रही है। किसानों को कृषि सुधार कानून के फायदे गिनाते हुए तत्काल आंदोलन खत्म करने की अपील की है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव अतुल गुप्ता ने कहा कि किसानों को किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। साथ ही आपको ये बता दें कि उन्होंने कृषि कानून के फायदे के बारे में खुद जानना चाहिए किसानों को। प्रशासन और पुलिस के पूर्व अधिकारियों ने किसानों से अपील की है कि आपके आंदोलन से आम जनता को परेशानी हो रही है, तो किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की गई है पूर्व IAS अफसरों की तरफ से। संवाद सरकार और किसानों के बीच में 11-12 बार हो चुका है, लेकिन इसका अब तक कोई हल नहीं निकला है और इसी पर कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर कब कृषि कानून को लेकर जो आंदोलन चल रहा है उसका कोई खात्मा क्या आने वाले समय में देखने को मिलेगा। पूर्व IAS अफसरों की भी यही किसानों से अपील है कि इस आंदोलन को खत्म किया जाए, क्योंकि आम जनता को इससे काफी तकलीफ हो रही है, इससे काफी परेशानी भी हो रही है। आगे बढ़ते हैं। अगली अहम खबर नोएडा से आ रही है, जहां पर मूर्तिकार पद्म भूषण के घर लूट हुई है। 26 लाख की लूट हुई है। बताया जा रहा है कि 26 लाख कैश और ज्वेलरी लेकर चोर फरार हो जाते हैं। प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए 3 दिन पहले नौकर आया था। आरोपी ने अलमारी का ताला तोड़ा और लाखों की चोरी कर ली है। मुकदमा दर्ज कर आरोपी नौकर की तलाश जारी है। पुलिस जुटी हुई है। मूर्तिकार अनिल सुतार अपनी पत्नी के साथ मुंबई गए हुए थे। नोएडा सेक्टर 20 कोतवाली क्षेत्र के सेक्टर 19 का ये मामला बताया जा रहा है। तो जो घर वाले थे वो मुंबई गए हुए थे और इसी बीच उनके पीछे 26 लाख कैश की और ज्वेलरी की उनके नौकर ने चोरी कर ली है। देखिए, सेक्टर 20 थाना क्षेत्र में सेक्टर 19 है। यहाँ पर श्री राम सुतार जी का मकान है, जो फेमस हमारे स्कल्प्टर हैं। और इनके घर में एक नौकर पिछले 4 दिन पहले आया था। इनफैक्ट एक नौकर बहुत दिनों से यहाँ पे काम कर रहा था, वो अभी छुट्टी पर गया है। उसके बदले दिल्ली के एक प्लेसमेंट एजेंसी ने इस लड़के को यहाँ पर भेजा था और ये 5 दिन से यहाँ अभी इस घर में काम कर रहा था। आज घर के सभी लोग कहीं कुछ सामान खरीदने गए थे, जो लोग घर में थे। उन लोगों के एब्सेंस में इसने यहाँ कुछ रुपए पैसे और कुछ वैल्यूएबल्स लेकर के फरार हो गया है। इसमें हम लोगों ने अभी आकर के सब कुछ देखा है, FIR ले ली है इनसे और मुकदमा पंजीकृत करके हमने 2-3 टीम लगाई है और ये टीम लगातार हम उसके पीछे लगे हुए हैं। उसको चेज करके उसको बहुत जल्दी गिरफ्तार करेंगे, इसे वर्कआउट करेंगे। अगली खबर भी लूट से ही जुड़ी हुई है, गाजियाबाद से आ रही है, जहां पर हथियार के दम पर चोरों ने लूट को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि हथियारों के बल पर कार और नकदी लेकर फरार हो गए चोर। चोरी की बढ़ती वारदातों से इलाके में दहशत मची हुई है। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है और जांच में जुट जाती है। गाजियाबाद की कुछ तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। देखिए, एक के बाद एक गाजियाबाद से चोरी और लूट की घटनाएं बढ़ती जा रही है। सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर कब इन चोरी पर रोकथाम देखने को मिलेगा। बेखौफ चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। हथियार के बल पर कार और नकदी लेकर फरार हो गए ये चोर। चोर घुस गया था घर में। कितने लोग थे? 4 लोग। अच्छा, कहाँ से घुसे वो? बालकनी से। अच्छा, क्या हुआ फिर? मेरे को उठा के लेके आया नीचे, चाबी मांगने लगा। तो आपको हथियार भी ले रहे थे? हाँ, हथियार लेके आया था। अच्छा अच्छा, गन से लेके आए नीचे। क्या हुआ फिर नीचे? फिर कुंडी खटखटाया, भाई उठा, फिर उसको ले गया कमरे में। फिर दूसरे कुंडी खटखटाया, वो जो है भाई सब उठा, फिर सबको ले गया अंदर। एक कमरे में ले गया सबको? कमरे में ले जाके बिठा दिया। अच्छा, उसके बाद वो सारा सामान जो है बिखेर करके वो सारा चीज़ इकट्ठा कर लिया, लूट फूट करके लेके गया। जी। मोबाइल ले गया 6। लोनी में आज रात की ये घटना है, अशोक विहार क्षेत्र की, चौकी क्षेत्र की, जहाँ पर अशोक विहार जो मोहल्ला है वहाँ पर एक नईम है जो कि टाइल वगैरह लगाने का काम करते हैं। एक कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदार हैं।
तो उनके घर पर एक उनका घर है वही गांव क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र ही लगता है, वहाँ पर उनका घर है। उसमें रात को कुछ लोग एंटर किए और एंटर करने के लिए उन्होंने घर से थोड़ी दूर पर ही लगभग 200-250 मीटर दूर 3-4 गली छोड़ के एक सीढ़ी थी, उस सीढ़ी को वहाँ से चुराया, बांस की जो सीढ़ी थी उसको चुरा के उनके घर पर उसको लगाया और घर से वो पहले फ्लोर पे चढ़ गए और पहले फ्लोर का उनका दरवाज़ा वो उसको नॉर्मली खोल के सोते थे, तो उसके थ्रू एंटर किए। फिर उनको वहाँ पर उन्होंने डराया। उसके बाद उनका मुख्य उद्देश्य जो लग रहा है वो यही था कि उनको गाड़ी उनकी लेके जानी थी स्कॉर्पियो। उन्होंने उनसे गाड़ी की चाबी मांगी स्कॉर्पियो की और उसके बाद वो स्कॉर्पियो लेके वहाँ से फ़रार हो गए। इसके अलावा 30,000 रुपये और थे, 30,000 रुपये भी उन्होंने वहाँ से उनकी गाड़ियाँ और भी खड़ी थी और गाड़ी को जी ले गए, तो इसका क्या कारण है? और गाड़ियों को सिर्फ उन्होंने चाबियाँ ली थी, इसका कारण यही रहा होगा कि ये लोग पीछा ना करें। उनका मुख्य उद्देश्य था स्कॉर्पियो को ले जाने का, उसको वो ले गए। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता प्रदीप बंसल का। प्रदीप, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब गाजियाबाद में इस तरह बदमाशों के हौसले इतने बुलंद होते जा रहे हैं, एक के बाद एक चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। देखिएगा, बुधवार देर रात्रि लोनी कोतवाली थाना क्षेत्र की अशोक विहार कॉलोनी में 4-5 बदमाश नहीम के घर में सीढ़ी लगाकर घुसते हैं जी। सबको हथियार के बल पे बंधक बनाकर और उनका नकदी 20,000 रुपये और स्कॉर्पियो गाड़ी की चाबी मांगकर गाड़ी लेकर फरार हो जाते हैं। इस बारे में ग्रामीण एसपी डॉक्टर ईरज राजा का कहना है कि पुलिस की कई टीमें बदमाशों के तलाश में लगा दी हैं, जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी जी। शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हथियार के बल पर देखिए किस तरह गाजियाबाद में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। अगली अहम खबर गोरखपुर से आ रही है, जहां पर बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। जिला पंचायत प्रत्याशी रितेश की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। साथ ही रितेश के परिवार वालों पर आरोप लगाया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको गोरखपुर से बता रहे हैं, जहां बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। जिला पंचायत प्रत्याशी रितेश मौर्य की गोली मारकर हत्या हुई है। बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने गोली मारी। रितेश के परिजनों पर भी आरोप लगाया। चुनावी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया गया है। वार्ड संख्या 51 चुनाव लड़ रहे थे रितेश। एसपी साउथ ने बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए एक टीम का गठन भी किया है। तो दिन दहाड़े देखिए किस तरह ये पूरा मामला सामने आता है। जिला पंचायत प्रत्याशी रितेश की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मेरे भाई 2015 से ही गगहा की राजनीति में सक्रिय थे। चुनाव लड़े, वहाँ से सामान्य सीट पे। काफ़ी बाहुबलियों का इलाका है, काफ़ी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं। इस समय भी कई अपराधी छूट के गए हैं बेल पे। वहाँ पर गगहा में सामान्य सीट पे चुनाव अगली बार भी लड़े थे, काफ़ी कम अंतर से हार गए थे। इस बार भी लड़ रहे थे, सामान्य सीट था। परसिमन आने के बाद सीट पिछड़ी हो गई, लेकिन लोगों के आंखों की किरकिरी थे, तो षड्यंत्र किसी ने रच के ऐसा कायराना हरकत किया होगा। मेरे भाई सूचना मिली है, शाम को 9:30 के आसपास की घटना बताई जा रही है। गगहा चौराहे पर थाना गगहा क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति है रितेश मौर्य जी, इनको गोली मारी गई है और जिला अस्पताल लाया गया उनको और उनको यहाँ मृत घोषित कर दिया गया है। टीमें लगी हुई है, क्राइम ब्रांच, सर्विलांस और एसपी साउथ के नेतृत्व में उन्होंने टीम बनाई है और तत्काल टीमें बना करके और अभियुक्तों की अरेस्टिंग करने के लिए और जिन्होंने भी बदमाशी करी है उनको भी कार्रवाई करने के लिए और घटना को वर्कआउट करने के लिए 3 टीमें गठित कर दी गई है और तत्काल प्रभाव से इनको वर्कआउट करके और इसको सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। सूचना मिली है, शाम को 9:30 के आसपास की घटना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत ने अपना कार्यभार संभाल लिया है, लेकिन सबसे बड़ा पेच अभी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर फंसा हुआ है, क्योंकि कयास ये लगाए जा रहे हैं कि रीशफल होगा और साथ ही साथ विभाग भी बदले जाएंगे। और इसी मुद्दे पर न्यूज़ 1 इंडिया ने उत्तराखंड बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम से बातचीत की है, सुनिए। उत्तराखंड के नए सीएम ने कार्यभार संभाल लिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दुष्यंत कुमार गौतम जी हैं, उत्तराखंड के बीजेपी के प्रभारी भी हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे? सीएम आज से ही फॉर्म में नजर आ रहे हैं, लगातार अभी पहला दिन है उनका, एक के बाद एक फैसले ले रहे हैं और साधु संतों से मुलाकात कर रहे हैं। देखिए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री जी का, जो कल उन्होंने आह्वान किया मुख्यमंत्री की पद लेते ही।
देश और विदेश में रहने वाले जितने भी गंगा भक्त हैं, हमारे तीर्थ यात्री हैं, हमारे संस्कृति को सजोने वाले लोग हैं, उनका आह्वान उन्होंने किया है कि आप आइए, कुंभ का स्नान कीजिएगा, साथ साथ साधु संतों के प्रति चरणों में नमन करते हुए उनको भी आह्वान किया। और जिस प्रकार से मैं देख रहा था कि आज गंगा पर, हर की पौड़ी पर किस प्रकार से एकदम भक्तिमय माहौल है, और स्वयं मुख्यमंत्री जी ने साधु संतों को पैर छूकर आशीर्वाद लिया है, उन पर पुष्प वर्षा की है। ये हमारी संस्कृति का अंग है, ये संस्कृति के सारे हम जिंदा हैं। विपक्ष कह रहा है कि सीएम बदलने से कुछ नहीं होगा, सरकार तो चली जाएगी। ये सपने देखना दिन में सपने देखने जैसा है। मैं उस विपक्ष से पूछना चाहता हूँ, 4 साल जिसको कहते हैं सरकार चली जाएगी, उसके लिए क्या भ्रष्टाचार का आरोप लगाया? हमने कोई भ्रष्टाचार किया है? हमने सड़कों का निर्माण किया, हमने महिलाओं को बराबर का हक दिया, हमने 1 रुपये में नल और जल देने का बात कही है, हमने गरीबी की रेखा से नीचे वालों को नहीं, पूरे उत्तराखंड को आयुष्मान कार्ड दिया है, वो अपना इलाज कहीं भी करा सकते। इस विकास की हमने जो नींव रखी है, और अब हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री उस नींव को बिल्डिंग में तब्दील करेंगे। और जहाँ तक त्रिवेंद्र रावत जी की बात है, क्यों हटा दिया, क्यों हटाया नहीं है हमने। भारतीय जनता पार्टी का लगातार विस्तार हो रहा है, क्योंकि पांडिचेरी में कांग्रेस ने खुद ने डुबकी मार ली समुद्र के अंदर, आपने देखा होगा, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मछली पकड़ने गए थे। और जम्मू कश्मीर उनका अभी हम जीत कर आ रहे हैं, वेस्ट बंगाल में हम जीतने वाले हैं, अभी राजस्थान में हम नगर निगम का चुनाव जीते हैं, केरल के अंदर हम चुनाव जीत के आ रहे हैं। लगातार 4 तरफ चुनाव जीते, तो अच्छे कार्यकर्ताओं की जो राष्ट्रीय स्तर का अनुभव रखते हैं, उनको राष्ट्रीय स्तर पर आवश्यकता भी है। मुझे लगता है केंद्रीय नेतृत्व तो उनको कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग करेगा। सर, क्या मंत्रिमंडल का भी विस्तार कुछ होने वाला है सर? हाँ, होगा, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, पूरे 11 के 11 मंत्री बनेंगे आपके। जी बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ दुष्यंत कुमार गौतम जी, जिनका कहना है कि आने वाले चुनाव में जब जीत होगी तो बीजेपी की होगी बंगाल में, और कहीं ना कहीं हम बेहतर एक सरकार वहां पे बना कर देंगे। न्यूज़ ऑन इंडिया के लिए पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। इसी के साथ न्यूज़ रूम लाइव में आज मेरे साथ इतना ही। आगे देखिए महाराष्ट्र से जुड़ी अहम खबरें आज महाराष्ट्र में।